अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन और उनकी टाइप्स वगैरह पढ़ा। आज हम प्रैक्टिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन देखेंगे। एक स्पेसिमेन लेकर, एक सैंपल लेकर, एक हमारे पास वायर है, उस वायर के ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है और उसमें स्ट्रेन आया है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को हमने एक ग्राफ की मदद से स्टडी करना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये बात है कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाह रहे हैं या हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को क्यों स्टडी करते हैं। तो उसकी वजह यह है, हमने मटेरियल्स को डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करना होता है। मसलन हमने मुख्तलिफ मटेरियल की वायर्स बनानी होती हैं, उनको खींच के, ठीक है, उनमें एक्सटेंशन पैदा करके। इसी तरह से हमने डिफरेंट मटेरियल की शीट्स बनानी होती हैं। तो मटेरियल्स को डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल करने के लिए हम उनके टेस्ट करते हैं। उनका रिजिडिटी टेस्ट होता है कि मटेरियल कितना रिजिड है, मटेरियल में कितनी एलोगेशन आ सकती है, यानी कि उस पर आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी लंबाई में कितना इजाफा हो सकता है। तो मटेरियल्स की इन प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारे पास बाकायदा मशीन्स होती हैं। तो ऐसी ही एक मशीन में हमने एक मेटल वायर डाली है और उस मेटल वायर पर स्ट्रेस अप्लाई किया है और स्ट्रेस अप्लाई करके जो उसमें स्ट्रेन आया है, उन दोनों को हमने एक ग्राफ की सूरत में यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो गया है एक्स वाई ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन को ले लिया है, वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस को ले लिया है। हमने इसको डिटेल से डिस्कस करना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशन है वो रिलेशन एक्चुअली क्या है और किस तरह से हम इससे मटेरियल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने स्ट्रेस लिया हुआ है। ग्राफ का जो सबसे पहला हिस्सा है, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ओ से लेकर ए तक, इसमें आप देख रहे हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही स्ट्रेन आएगा। तो जो आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। तो ओ से लेकर ए तक ये पूरा रीजन, ये कहलाएगा प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, यानी कि इस रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, ए तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रेस की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस को हम बढ़ा ही जा रहे हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते जब हम पॉइंट ए पर पहुंचेंगे तो पॉइंट ए पर हमारी स्ट्रेस की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस की इस वैल्यू को, जो पॉइंट ए पर वैल्यू है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ही स्ट्रेस इससे ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। बच्चों, इस रीजन को, ओ से लेकर ए तक जो रीजन है, इस रीजन को हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद एन इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओ से लेकर ए तक आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इस रीजन को आप प्रोपोर्शनल रीजन भी कह सकते हैं और हुक्स लॉ भी इस रीजन में वैलिड रहेगा। ठीक है, तो बच्चों, पॉइंट ए तक जाते जाते स्ट्रेस की जो वैल्यू हमारे पास हो जाती है, उस वैल्यू को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस की उस वैल्यू को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट स्ट्रेस अ मटीरियल कैन इंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस की वो वैल्यू, स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप स्ट्रेस को पॉइंट ए से बढ़ाओगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। उसके बाद ए से बी तक जो हमारे पास अगला रीजन है, इस रीजन में हमारे पास यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट दो चीज़ें आएंगी। पहली तो बात यह है कि ए से बी तक जाते हुए अब ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा, ग्राफ बेंड हो गया है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे। तो ए से आगे जब आप स्ट्रेस को लेकर जाओगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते जब हम पॉइंट बी पर पहुंचेंगे तो पॉइंट बी पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी उसे कहेंगे इलास्टिक लिमिट। ये स्ट्रेस की वो वैल्यू है, अगर आप
इस पॉइंट पे ले जाके स्ट्रेस को हटा दें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को दोबारा हासिल कर लेता है। यानी कि पॉइंट बी तक स्ट्रेस की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम इलास्टिक लिमिट कह सकते हैं। यानी कि पॉइंट बी तक हमारा ऑब्जेक्ट इलास्टिक रहेगा। इलास्टिसिटी क्या होती है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जब आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो जिस्म के हमारा जो स्पेसिमेन है या जो हमारा सैंपल है उसके साइज़ और शेप में चेंज आ जाए, और आप स्ट्रेस हटा लें तो वो चेंज भी वापस हो जाए, वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल साइज शेप में वापस चला जाए। तो पॉइंट बी तक, ओ से लेकर बी तक, ये पूरा रीजन, ये हमारा इलास्टिक लिमिट है। यानी कि इस लिमिट में कहीं पर भी आप स्ट्रेस हटाओगे तो हमारा ऑब्जेक्ट अपनी साइज और शेप को दोबारा से रीगेन कर लेगा। तो ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट का नाम यील्ड पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे कहेंगे इलास्टिक लिमिट। तो बच्चों, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच मटेरियल कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप इफ द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। अगर स्ट्रेस को रिमूव कर लेंगे तो जिसम अपनी ओरिजिनल साइज और शेप रीगेन कर लेगा। लेकिन आप एक चीज देखें, आप ए से बी तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। हुक्स लॉ की लिमिट कहां तक है? वो ए तक है। लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट कहां तक है? वो बी तक है। इसका मतलब है कि अगर हम स्ट्रेस को बी से भी बढ़ाएंगे, अगर हम स्ट्रेस को बी से भी ज़्यादा करेंगे तो जिस्म इलास्टिक नहीं रहेगा, उसमें जो चेंज आएगा वो चेंज परमानेंट हो जाएगा। तो बच्चों, पॉइंट बी से ये जो आगे वाला रीजन है, ये वो रीजन है जिसमें स्ट्रेस हटा भी लें आप, स्ट्रेस रिमूव भी कर दें तो जिस्म अपनी पुराने वाली या ओरिजिनल साइज या शेप में वापस नहीं जाएगा। तो इस एरिया को हम कह सकते हैं प्लास्टिक रीजन। ये रीजन हमारा प्लास्टिक रीजन है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसमें स्ट्रेस अप्लाई करने से उसके साइज और शेप में जो चेंज आता है वो चेंज परमानेंट आ जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट टूटता नहीं है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो बी से सी तक हमारा जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन प्लास्टिसिटी की भी एक लिमिट है, ठीक है? आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएं, जब आप पॉइंट सी पर पहुंचेंगे, बी से सी तक पूरा रीजन प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि प्लास्टिसिटी से मुराद क्या है? जो चेंज आ गया है वो चेंज अब परमानेंट आ गया है, वो चेंज वापस नहीं जा सकता। लेकिन प्लास्टिसिटी की भी एक लिमिट है, और वो लिमिट कहाँ पर है? वो लिमिट है पॉइंट सी तक। यानी कि आप स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते जब पॉइंट सी तक पहुंचोगे तो पॉइंट सी पर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो कहलाएगी प्लास्टिक लिमिट। यानी कि अगर आप इससे भी आगे जाओगे तो फिर प्लास्टिसिटी भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा सैंपल जो भी हम जिसको स्टडी कर रहे हैं वो टूट जाएगा, परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा। तो प्लास्टिसिटी क्या है? इफ़ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट से आगे स्ट्रेस जाता है, द स्पेसिमेन बिकम्स परमानेंटली चेंज्ड। तो जो भी चेंज आया होता है, जो भी स्ट्रेन आया होता है हमारे ऑब्जेक्ट में, वो स्ट्रेन या वो चेंज परमानेंट हो जाता है, वो चेंज वापस नहीं होता। ठीक है जी। एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। आप स्ट्रेस हटा भी लें तो कोई जो चेंज आया है वो वापस नहीं होगा, जो भी चेंज आया है वो परमानेंट हो जाएगा। दिस बिहेवियर इज नोन एज प्लास्टिसिटी। यानी कि स्ट्रेस अप्लाई किया, जिस्म टूटा तो नहीं है, लेकिन उसमें जो चेंज आया है वो चेंज परमानेंट हो गया है। इस बिहेवियर को कहते हैं प्लास्टिसिटी। इस रीजन को प्लास्टिक रीजन बोल सकते हैं। और इस रीजन में बी से सी तक, इस रीजन में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसको कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हर रीजन में स्ट्रेस की एक मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखिए, ओ से ए तक भी स्ट्रेस की एक मैक्सिमम वैल्यू है, वो कहलाएगी प्रोपोर्शनल लिमिट। ए से बी तक भी स्ट्रेस की एक मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, वो क्या कहलाएगी? इलास्टिक लिमिट। बी से सी तक भी इस रीजन में भी स्ट्रेस की एक मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या कहलाएगी? प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद फाइनली क्या है? जो ही आप प्लास्टिक लिमिट से आगे अपनी स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो ये देखें, इस पॉइंट पर जाकर, ये जो पॉइंट डी है, इसको पॉइंट डी कह लें, पॉइंट डी पे जाकर हमारा ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, उसमें टूट जाएगा। तो इस लिमिट को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर लिमिट। स्ट्रेस की वो वैल्यू जिस पे जाकर हमारा ऑब्जेक्ट टूट जाता है, ठीक है जी, ब्रेक हो जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर लिमिट। तो फाइनली हमारे पास क्या है जी? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर लिमिट। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या यूटीएस क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड।
बच्चों ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को हम यूटीएस भी कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि मटेरियल के अंदर जो एलोगेशन आई है, जो चेंज आया है उसके अंदर, वो चेंज कहाँ तक आ सकता है। अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो वो जिस्म में ब्रेक आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, वो टूट जाएगा। तो ये पॉइंट कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि कोई भी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है टूटे बगैर, ठीक है, वो कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या यूटीएस। तो यहाँ पर ग्राफ में पॉइंट सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूटीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि टूटे बगैर, फ्रैक्चर आए बगैर जिस्म का आपकी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेना। ठीक हो गया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंट डी पर जो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फ्रैक्चर स्ट्रेस। यानी कि जिस्म टूट जाता है, ठीक है, उसमें वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद इसी के ऊपर बेस करते हुए हमारे पास मटेरियल की दो टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो भी हम करने जा रहे हैं, पेपर में आमतौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है कि डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होती हैं। एमसीक्यूज भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता होता है। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या होती हैं बच्चों, अब देखें, कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो प्लास्टिसिटी अचीव करती हैं, यानी कि प्लास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस को बर्दाश्त करती हैं, उसके बाद टूटती हैं। और कुछ ऐसे मटीरियल भी होते हैं जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद ही टूट जाते हैं, यानी कि उनमें प्लास्टिसिटी नहीं आती। तो जिन मटेरियल में प्लास्टिसिटी आती है वो कहलाते हैं डक्टाइल, और जिनमें प्लास्टिसिटी नहीं आती बल्कि इलास्टिसिटी के फ़ौरन बाद ही वो टूट जाते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रिटल। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या है, सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अनटिल दे ब्रेक, ठीक है। यानी कि उनमें प्लास्टिसिटी तो आती है, वो यहाँ तक जाते हैं, इसके बाद टूटते हैं, जैसा कि ये ग्राफ हमें शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर लेड है, हमारे पास कॉपर है, रॉट आयरन वगैरह है। तो ये हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस जिनमें प्लास्टिसिटी वाली खूबी होती है, ठीक है। और दूसरे हमने क्या कहा, वो है हमारे पास ब्रिटल सब्सटेंसेस। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद ही ब्रेक हो जाते हैं, फ़ौरन बाद ही टूट जाते हैं, यानी कि इनमें प्लास्टिसिटी वाली खूबी नहीं आती। तो पेपर में ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसमें जो एमसीक्यूज आएंगे मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूटीएस क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा यील्ड पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ये पूरा टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके अलावा डक्टाइल और ब्रिटल, इनमें डिफरेंस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ब्रिटल कौन से होते हैं और डक्टाइल कौन से होते हैं। तो ब्रिटल की एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लास और हाई कार्बन स्टील, ये दोनों ब्रिटल हैं जिनमें प्लास्टिसिटी नहीं आती, वो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद ही टूट जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।